हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी सीनेट और सीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नर्सिंग एप्टीट्यूड सेट 1 के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके प्रैक्टिस के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्सिंग एप्टीट्यूड सेट 1 टॉप 20 क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। मतलब कि प्राइमरी फंक्शन हीमोग्लोबिन का क्या है ब्लड में। तो हीमोग्लोबिन का देखो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम इसका ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसका करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। तो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर। इसका आंसर जो है हमारा, तो ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, आंसर ए। हीमोग्लोबिन, what is the primary function of hemoglobin in the blood? The primary function of hemoglobin in the blood is transport oxygen. Next question है, which vitamin is essential for the proper functioning of blood clotting? कौन सा विटामिन है जो एसेंशियल है ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए। तो इसका ऑप्शन हमारा विटामिन के होगा, विटामिन के, इसका ऑप्शन सी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का पहला स्टेज क्या है। ए है प्लानिंग, बी है डायग्नोसिस, सी है असेसमेंट या डी है इम्प्लीमेंटेशन। तो सबसे पहले हम एसेस करेंगे उसको, असेसमेंट, जो कि सी है। फिर है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इन एन अडल्ट। अडल्ट ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। 90/60 mmHg टू 120/80 mmHg, या फिर 80/60 टू 110/70, 100 to 80, या फिर 130 to 90, और 120 to 80, या फिर 140 to 90 mmHg। देखो इसमें हाई ब्लड प्रेशर का भी बताया है और लो, मतलब कि 120, जैसे 90/60 है डायस्टोल सिस्टोल, तो अगर इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और 120/80 से अगर कम है तो, अगर ज़्यादा हो रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। मतलब एक एग्जांपल दे रहा है, तो इसका ए हमारा आंसर सही होगा। मतलब 90 से 160, 90/160 mmHg टू 120/80 mmHg, जो कि हमारा ए है। फिर द टर्म टैकार्डिया, द टर्म टैकार्डिया रिफर्स टू। टैकार्डिया किसके लिए रिफ़र करता है। तो एक स्लो हार्ट रेट के लिए, इरेगुलर हार्ट रेट के लिए, रैपिड हार्ट रेट के लिए, नॉर्मल हार्ट रेट के लिए। तो टैकार्डिया जो होता है वो, इसका आंसर हमारा सी होगा, रैपिड हार्ट रेट के लिए। फिर हम 6th क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। स्टरलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल क्यों करते हैं, पहले ये तो जान ले। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें, जो भी हैं पैथोजेंस हैं जो हमारे बॉडी को कॉज कर सकते हैं, उसमें डिसीज़ कॉज कर सकते हैं, तो उनको किल करना, उनको स्टराइल करना, मतलब उनको एक तरह से स्टराइल कर देना, उनको एकदम से किसी काम करना छोड़ना, तो उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन है, ए हाइड्रोजन परऑक्साइड, बी है अल्कोहल, सी है ऑटोक्लेव, या डी है सैलिन सॉल्यूशन। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो तो हमारा ऑटोक्लेव है, लेकिन ऑटोक्लेव तो आप लोग जानते नहीं होंगे, तो ऑटोक्लेव के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑटोक्लेव एक तरफ से डिवाइस होती है जो कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टराइल करने के लिए, या फिर किसी भी इक्विपमेंट को स्टराइल करने के लिए, जैसे लैब्स में भी काफ़ी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टराइल करने के लिए, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे सीजर जो नहीं होती वो सबको स्टराइल करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पे बाई स्टीम स्टरलाइजेशन के थ्रू होता है, मतलब कि भाप से ये स्टरलाइल होता है 121 डिग्री सेल्सियस। ये 15 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट ऐसे हम करते हैं। इसमें जब आप नर्सिंग करेंगे तो आप, या फिर बीएससी नर्सिंग करेंगे, या फिर पैरामेडिकल में जब जाएंगे तो आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हमारा आंसर ऑटोक्लेव होगा। ठीक है, फिर हम 7th क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रॉपरली अकर।
कौन से बॉडी के पार्ट में पूरी तरह से डाइजेशन प्राइमरीली अकर करता है? तो इसका आंसर हमारा होगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फिर हम 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डायबिटीज मेलाइटस? डायबिटीज मेलाइटस का कौन सा सिम्टम नहीं है? एक्सेसिव थर्स्ट, इंक्रीज्ड यूरिनेशन, वेट लॉस, स्किन रैश। तो इसका आंसर हमारा स्किन रैश होगा, क्योंकि एक्सेसिव थर्स्ट भी होता है, थकान वकान हर चीज़ भी आती है, इंक्रीज यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा लोग वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट करते हैं, और वेट लॉस भी होता है। और डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें कभी देखें आप, अगर ये यूरिन करता है कहीं तो उसमें चींटियाँ बहुत जल्दी लगती हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे रखती हैं। तो इससे हमको समझ में आ जाना चाहिए, या फिर हम एज अ नर्सिंग स्टूडेंट या फिर एज अ पैरामेडिक जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हमको ये सब थोड़ा से फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू हमको ये सारी चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए, जिससे हम मतलब इस एक तरफ से हम इसको पता कर सकें कि ये क्या है, आखिर दिक्कत है। तो स्किन रैशेस उसमें नहीं होते हैं, तो इसका ऑप्शन हमारा डी होगा, स्किन रैशेस। फिर 9th है, नर्स नोटिस दैट अ पेशेंट इज़ ब्रीथिंग वेरी क्विकली। एक नर्स है, वो नोटिस करती है कि एक पेशेंट है वो बहुत जल्दी जल्दी सांस ले रहा है और स्लोली हो रहा है, स्लोली। तो दिस कंडीशन इज़ नोन एज, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? ब्रेडपीनिया कहेंगे, या टैक्पीनिया कहेंगे, या हाइपर वेंटिलेशन कहेंगे, या डिस्पीनिया कहेंगे। तो इसका आंसर हमारा होगा टैकीपीनिया, जो कि हमारा बी है। ठीक, फिर हम द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर एन एडल्ट इज। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक एडल्ट में कितनी होती है? ये सेल्सियस में है, और भी नेक्स्ट सेट्स है मेरे पास 10 सेट हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड्स के, उसमें फ़ारेनहाइट में भी किसी ने पूछा है, तो अभी हम उसका सेल्सियस में देखते हैं। तो देखो इसका ऑप्शन 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस, 35 टू 36 डिग्री सेल्सियस, 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस, या फिर 38 टू 39 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हमारा जो है वो ए है, 36 टू 37 डिग्री सेल्सियस। Which of the following is a common side effect of opioid medication? ओपियोइड मेडिकेशन का कौन सा कॉमन साइड इफेक्ट है? डायरिया है, इंसोम्निया है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग है? तो इसमें से हमारा होगा सी, कॉन्स्टिपेशन, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। फिर हम 12th क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ स्टेराइल ड्रेसिंग इज टू। स्टेराइल ड्रेसिंग का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्रिवेंट इन्फेक्शन, इम्प्रूव सर्कुलेशन, प्रोवाइड कंफर्ट, या रिलीफ पेन। तो देखो स्टेराइल ड्रेसिंग, जो हम ड्रेस पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, कैप पहनते हैं, या शू कवर जो होता है वो पहनते हैं, या फिर गॉगल्स पहनते हैं, या फिर मास्क लगाते हैं, तो वो स्टेराइल होने चाहिए, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजेंस उसमें ना हो। अगर हम खुद ही अफेक्ट हो जाएंगे, खुद ही हमें प्रॉब्लम होगी, तो हम पेशेंट को कैसे बचाएंगे? तो पहले तो हमें खुद अपना प्रिवेंशन करना चाहिए। तो स्टेराइल ड्रेसिंग क्यों करते हैं? तो प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए हमें ये किया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए होगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। विच टाइप ऑफ मेडिकेशन इज गिवन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स? मेडिकेशन, कौन सी दवाएं हम देते हैं ब्लड क्लॉट से बचने के लिए? तो ये एंटी कोगुलेंट, सबसे पहले एंटी पैरेटिक्स, एंटी कोगुलेंट्स, एंटी हिस्टामाइंस, या फिर एनाल्गेसिक्स। तो देखो कोगुलेंट मतलब होता है ब्लड का जमना, कोगुलेट होना मतलब ब्लड का थक्का जमना, एंटी लग गया मतलब कि एंटी कोगुलेट मतलब कि कोगुलेट ना होने देना। तो इसका आंसर हमारा बी होगा, एंटी कोएगुलेंट्स, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। फिर 14 क्वेश्चन है। द टर्म एन्यूरिया रिफर्स टू। एन्यूरिया, एन्यूरिया यूरिया मतलब समझ जाना, ये यूरिन तक लगभग लगभग जा रहा है, लेकिन अभी देखते हैं इसका क्या है। एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, पेनफुल यूरिनेशन, या ब्लड इन यूरिन। तो इसका आंसर होगा एन्यूरिया, ए है, एब्सेंट, एब्सेंट ए होगा ना, एन्यूरिया एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन, यूरिन का प्रोडक्शन एब्सेंस हो तो एन्यूरिया होता है। फिर 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन परफॉर्मिंग सीपीआर? सीपीआर परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? देखो एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमें सबसे पहले सीपीआर देने से पहले हमें चेक फॉर अ पल्स, स्टार्ट चेस्ट कॉम्प्रेशन, कॉल फॉर हेल्प, ओपन द एयरवे। सबसे पहले सीपीआर देने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले सीपीआर का प्रोसीजर हम स्टार्ट तो कर देंगे, लेकिन उसके पहले हमें कॉल फॉर हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमें कॉल करेंगे,
कहीं ना कहीं, जैसे हम हॉस्पिटल्स में या फिर एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि हम सिर्फ उसको उस टाइम टेम्परेली उसको सही कर देंगे अगर हो सकेगा तो, नहीं तो हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। तो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप व्हेन परफॉर्मिंग CPR? तो चेक फॉर अ पल्स, स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशंस, कॉल फॉर हेल्प, या ओपन द एयरवे। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? कॉल फॉर हेल्प, जो कि हमारा सी है। 16. A nurse is administrating medications to a patient with asthma. एक नर्स है, वो एडमिनिस्ट्रेट कर रही है मेडिकेशन टू अ पेशेंट विद अस्थमा. द नर्स नोटिस दैट द पेशेंट इज wheezing. व्हाट शुड बी द नर्स टू फर्स्ट? नर्स को क्या सबसे पहले करना होगा? कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, इंस्टेट द ब्रोंकोडाइलेटर, कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन, इंक्रीज द डोसेज ऑफ मेडिकेशन. तो सबसे पहला एडमिनिस्टर द ब्रोंकोडाइलेटर के लिए एडमिनिस्टर करना पड़ेगा उसको, तो ये बी होगा. फिर हमारा 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन? कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना. अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हो रही है उसे, तो हम क्या कहेंगे? ए स्ट्रोक, बी अस्थमा, ऑस्टियोपोरोसिस, या ब्रोंकाइटिस. तो इसका आंसर हमारा होगा स्ट्रोक, ए. अटैक आने का हो सकता है चांस. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज ऑफ IV ड्रिप? IV ड्रिप का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एडमिनिस्ट्रेट मेडिकेशन ओनली, टू प्रोवाइड हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिएंट्स, टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर, टू मॉनिटर फ्लूइड बैलेंस. तो इसका आंसर हमारा बी होगा, टू प्रोवाइड हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, जो कि हमारा बी होगा. फिर हम 19 क्वेश्चन की बात करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू चेक द पेशेंट्स पल्स रेट? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू चेक पेशेंट पल्स रेट? पेशेंट पल्स रेट चेक करने के लिए कौन सी टेक्निक हम यूज़ करेंगे? चेक द ब्लड प्रेशर, palpating the radial artery, auscultating the lungs, measuring respiratory rate. तो इसका आंसर हमारा बी होगा, palpating the radial artery, जो कि हमारा बी है. फिर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि हमारा 20 है, कि व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ प्रेशर अल्सर इन पेशेंट? प्रेशर अल्सर का मेन कॉज क्या है? तो पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑफ द स्किन, या इनएडिक्वेट हाइड्रेशन. तो इसका प्रोलॉन्ग प्रेशर ऑफ द स्किन, जो कि हमारा सी होगा. ये कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे. इधर मैंने नीचे आंसर की भी दे रखी है, जो कि आप एक बार इससे मैच कर लीजिएगा और आप अपने से क्वेश्चन करिएगा. अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे आप DM करिए, कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगा. और इसके लगभग मेरे पास 200+ क्वेश्चंस हैं, तो मैं ऐसे ही रेगुलर या फिर हर दूसरे दिन अल्टरनेट डेज सेट 1 सेट 2 करके देता रहूँगा. आप इसे एक बार देख लेना, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा. थैंक यू एंड